हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अरुण गौतम, वेलकम टू अभिजात क्लासेज। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपोथेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल, या हम कह सकते हैं कि कौन से विभव की अवधारणा, जल विभव की अवधारणा। किसकी अवधारणा? जल विभव की अवधारणा। तो ये जो हाइपोथेसिस है, ये जो कॉन्सेप्ट है अवधारणा वाला, किसकी अवधारणा का? जल विभव की अवधारणा का। ये दिया किसने था? सबसे पहले 1 नंबर का क्वेश्चन तो याद रखना, स्लेटियर व टाइलर ने। किसने दिया था? स्लेटियर व टाइलर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। क्लियर? अब हम बात करेंगे सर, कॉन्सेप्ट तो समझ लेंगे बाद में, लेकिन ये जल विभव है क्या, ये वाटर पोटेंशियल है क्या? तो वाटर पोटेंशियल का पता कैसे लगाएं, इसको समझने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए थर्मोडायनामिक्स के बारे में। किसके बारे में? थर्मोडायनामिक्स के बारे में। नाम सुना है थर्मोडायनामिक्स? फिजिक्स में भी पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। कौन सी गति की? उष्मा गति की। तो क्या कहती है ये उष्मा गति की? क्या कहता है थर्मोडायनामिक्स? ये कहता है कि कोई भी सिस्टम हो, कोई भी क्या हो, तंत्र जो हमारे चारों तरफ है, उस तंत्र में पाए जाने वाला कोई भी घटक या पाए जाने वाला कोई भी क्या पदार्थ, एक ही बात हुई, पदार्थ या घटक, उसको कार्य करने के लिए, क्या करने के लिए? कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? फ्री एनर्जी की आवश्यकता होती है, मुक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कौन सी ऊर्जा की? मुक्त ऊर्जा की। क्योंकि भाई मुक्त ऊर्जा होगी, फ्री उसके पास एनर्जी होगी, तभी तो वो कार्य करने का। क्योंकि कार्य करने के लिए आप लोगों को पता है कि किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसा तो कौन बोल रहा है? थर्मोडायनामिक्स बोल रहा है। एग्जाम्पल, हम जल विभव की बात कर रहे हैं तो कैसे समझे? हम लोगों ने पढ़ा था ओस्मोसिस, पराशरण, और पराशरण में हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉल्यूशन ए है, सॉल्यूशन बी है, दोनों के बीच में कौन सी झिल्ली है? अर्धपारगम में। बी की कंसंट्रेशन हाई है, सांद्रता इसकी क्या है? ज्यादा। सांद्रता ज्यादा का मतलब पता है क्या है? यहां पर विलय की मात्रा तो अधिक है और किसकी मात्रा कम है? विलायक की मात्रा क्या है? कम। और इसकी कंसंट्रेशन जो है वो क्या है? कम है, डाइल्यूट बोल सकते हैं। यहां पर हम कहेंगे कि किसकी मात्रा तो ज्यादा है? विलायक की मात्रा तो ज्यादा है, और किसकी मात्रा कम है? विलय की मात्रा कम है। क्लियर? दो सॉल्यूशन ये हम लोगों ने बनाए। ऑस्मोसिस में क्या बोला था कि विलायक के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएंगे। तो यहाँ विलायक की सांद्रता किसके पास ज्यादा है? ए के पास ज्यादा है, तो अणु कहाँ जाएंगे? ए से बी की तरफ। तो जब अणु ए से बी की तरफ जाएंगे तब भी उनको किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। बिना ऊर्जा के तो कार्य कर ही नहीं सकते। क्लियर? अब हमें तो पढ़ना है क्या? जल विभव। तो जल विभव के बारे में सुनना कि ये एक जल से भरा पात्र है। किससे भरा? जल से। और इसमें कोशिका डाल दी हम लोगों ने। क्या डाल दी? कोशिका। और कोशिका के अंदर ये है कोशिका रस। कौन सा रस? कोशिका रस। मेरे को एक बात बताओ, क्या होगा यहाँ पर? जल के अणु बाहर से कहाँ जाएंगे? अंदर। क्यों? क्योंकि विलायक की सांद्रता कहाँ ज्यादा है? बाहर। लेकिन अपने को यहाँ पराशरण नहीं पढ़ना, अपने को तो समझना है कौन सा विभव? जल विभव। तो हम ये कहेंगे कि कोशिका रस और दूसरा जल के अणु। किसके अणु? जल के अणु। इन दोनों की जो मुक्त ऊर्जा का अंतर होता है, कौन सी ऊर्जा का अंतर? इन दोनों की मुक्त ऊर्जा का जो अंतर होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? जल विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? जल विभव। वापिस से सुन लेना भाई। तो आप लोगों को कोई कहे कि इनमें मुक्त ऊर्जा किसके पास ज्यादा है, तो आप लोग कहोगे कि जल के पास ज्यादा है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर सिंगल एक जल के अणु है, वाटर के मोलिक्यूल है, लेकिन अंदर की साइड में तो हम कह रहे हैं कि विलय भी है और विलायक भी है। जल के अणु भी है, साथ में उसमें जो शर्करा वगैरह है उसके अणु भी है। तो ऊर्जा किसके पास ज्यादा है? ऊर्जा ज्यादा है किसके पास? जल के अणुओं के पास। किसके पास कम है? कोशिका रस के पास कम है। तो बोले सर जल विभव क्या है? इन दोनों की मुक्त ऊर्जा के बीच के अंतर को ही हम क्या कहते हैं? जल विभव। यदि परिभाषा आ जाए केवल जल विभव की, जल विभव किसे कहते हैं, तो हमारी परिभाषा होगी कि कोशिका रस व जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं? जल विभव कहते हैं। और यदि वो पूछे कि जल विभव की अवधारणा समझाइए,
2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले स्लेटियर व टायलर ने प्रतिपादित किया। फिर थर्मोडायनामिक्स वाली बात रख देनी है कि थर्मोडायनामिक्स कहता है कि कोई भी घटक या पदार्थ हो उसे कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्लियर? पराशरण वाला अपन ने एग्जांपल देख लिया कि यदि पराशरण की क्रिया में यदि इधर से इधर विलायक के अणु जा रहे हैं तो उनको भी किसकी आवश्यकता है? ऊर्जा की। लेकिन हमारा टॉपिक न तो पराशरण है और न हमारा टॉपिक क्या है? ऊर्जा है। लेकिन जल विभव को समझने के लिए हमें ऊर्जा को भी समझना जरूरी है कि ये थर्मोडायनामिक्स क्या है, और हमें पराशरण को भी समझना क्या है? जरूरी। क्यों? क्योंकि जब हम जल विभव की बात करते हैं, वाटर पोटेंशियल की, तो कहीं ना कहीं क्या आता है? पराशरण का क्रिया आती है। तो यहाँ हम कहेंगे कि जल के अणु तो अंदर से बाहर से कहां जाएंगे? अंदर जाएंगे। लेकिन अपने को अंदर डालना ही नहीं अणु तो, क्योंकि पराशरण वाला टॉपिक तो अपन ने पहले क्लियर कर लिया था। हम तो केवल ये कहेंगे कि कोशिका रस अंदर वाला और जल के अणु ये वाले, इन दोनों की मुक्त ऊर्जा के अंतर को ही हम क्या कहते हैं? जल विभव कहते हैं। क्लियर? जल विभव को किससे अपन इंगित करते हैं? तो याद रखना, एक चिन्ह है इसका जिसे हम कहते हैं साई। क्या कहते हैं? साई। याद रखना। इसकी इकाई क्या है? तो इसकी इकाई बार भी है, इसकी इकाई एटमॉस्फेयर एटम भी है, और इसकी इकाई पास्कल भी है। क्या है इसकी इकाई? पास्कल भी। तो ये 1 नंबर के क्वेश्चन हो गए। जल विभव को किससे इंगित करते हैं? साई डब्ल्यू से। किससे इंगित करते हैं? साई डब्ल्यू से। क्या है साई डब्ल्यू? साई तो मात्रक हो गया और डब्ल्यू का मतलब यहाँ वाटर पोटेंशियल हो गया। क्या हो गया? वाटर पोटेंशियल। तो ये जो आप लोगों को बताया है अभी, ये जल विभव की अवधारणा है। किसकी अवधारणा है? जल विभव की। आप लोगों को अभी केवल इसी टॉपिक पे ध्यान देना है कि जल विभव है क्या। तो इसको समझने के लिए परिभाषा पर डायरेक्ट न जाए और पहले इसको समझे कि थर्मोडायनामिक्स क्या कहती है। थर्मोडायनामिक्स कहती है कि तंत्र के घटक को कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। जैसे पराशरण में जब एक विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा दूसरी तरफ जा रहे हैं तो उन्हें भी किसकी आवश्यकता है? ऊर्जा की। और जब ये दोनों चीजें पता चल जाए तो फिर आ जाना यहाँ कि कोशिका रस और जल के अणुओं की जो फ्री एनर्जी है, उन मुक्त ऊर्जा के बीच के अंतर को ही हम लोग कौन सा विभव कहते हैं? जल विभव कहते हैं। क्लियर यहां तक? अब हम लोग बात करते हैं जल विभव के बाद में पराशरणीय विभव। कौन सा विभव? पराशरणीय विभव, जिसे हम लोग विलेय विभव भी कहते हैं। कौन सा विभव कहते हैं? विलेय विभव कहते हैं। क्या है पराशरणीय विभव? तो हम क्या कहेंगे? आप लोगों को कोई पूछे कि विलयन का जल विभव अधिक है या विलायक का, या हम कहें कि एनर्जी किसके पास ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि जल के पास ज्यादा है। तो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट इसी में पराशरणीय विभव, या हम लोग इसको बोल सकते हैं कौन सा विभव? जल विभव। कौन सा विभव बोलेंगे? जल विभव। तो देखो ये विलायक है। क्या है? विलायक। और इसमें हम लोगों ने ऐड किया क्या? विलय। क्या ऐड कर दिया? विलय ऐड कर दिया। तो जब हम इसमें क्या ऐड करते जाएंगे? विलय ऐड करते जाएंगे। क्या ऐड करते जाएंगे? विलय ऐड करते जाएंगे। तो ये जो जल है, इस जल का क्या कम होता जाएगा? जल विभव क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो एनर्जी थी, मुक्त ऊर्जा, वो कम होगी। क्यों होगी कम? क्योंकि विलय के अणु इन जल के अणुओं के साथ जुड़ जाएंगे, उनको बांध लेंगे, उनको कार्य नहीं करने देंगे। कार्य क्यों नहीं करने देंगे? क्योंकि उनकी ऊर्जा तो खत्म हो जाएगी। एक तो 5 किलो का वजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना है, और एक 50 किलो को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना है। बताओ ऊर्जा ज्यादा कहाँ लगेगी? इस वाले में ज्यादा ऊर्जा लगेगी। तो पहले जल के अणु स्वतंत्र थे, उनके पास मुक्त ऊर्जा अधिक थी, लेकिन अब हम लोगों ने क्या ऐड कर दिया? विलय ऐड कर दिया। तो विलय ऐड करने से जल का जल विभव क्या होगा? कम होगा। क्लियर? लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब हम जल में विलय ऐड कर रहे हैं तो कौन सा दाब बढ़ेगा? पराशरण दाब बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? पराशरण दाब बढ़ेगा। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर कि पराशरण दाब तो है यहाँ पर धनात्मक। क्या है? धनात्मक। और जल विभव जो यहाँ पर, जिसको हम लोग बाद में कौन सा विभव बोलेंगे? पराशरणीय या विलय विभव बोलेंगे, उसका मान यहाँ पर होता है कैसा? ऋणात्मक। दोनों की इकाई एक है, लेकिन ये धनात्मक है और वो क्या है? ऋणात्मक। समझना इसको, क्योंकि हम लोगों ने क्या कहा था कि पराशरण दाब जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है,
वो समानुपाती होता है किसके सांद्रता पर? विलेय के कणों की सांद्रता पर, विलेय के कणों की सांद्रता पर। तो यहाँ पर जब हम लगातार क्या मिलाए जा रहे हैं? विलेय मिलाए जा रहे हैं। तो विलेय मिलाए जा रहे हैं तो सीधी सी बात है विलेय के कणों की सांद्रता बढ़ रही है। सांद्रता बढ़ रही है तो क्या अधिक होगा? पराशरण दाब, यानी पराशरण दाब तो क्या होगा? धनात्मक। लेकिन विलेय के मिलाने से जल का जल विभव क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्यों हो रहा है वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इनकी मुक्त ऊर्जा धीरे धीरे क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो जब इनका जल विभव कम हो रहा है तो परासरणीय या विलेय विभव हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और इस परासरणीय विभव को हम लोग इंगित करते हैं साई एस से। किससे? साई एस से, सोल्यूट से, विलेय पदार्थ मिला रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि पराशरण दाब परासरणीय विभव का सूचक है। सूचक का मतलब कि यदि परासरणीय विभव है तो वहां पराशरण दाब भी है। क्यों? क्योंकि ऐड क्या कर रहे हैं अपन लोग? विलेय ऐड कर रहे हैं। आप लोग केवल अभी ये समझ लेना कि यदि जल में विलेय मिला रहे हैं, बाहर से कोई चीज ऐड कर रहे हैं तो उसका जल विभव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट है दाब विभव। कौन सा विभव है? दाब विभव। तो दाब की बात कब हुई थी? ट्रिगर प्रेशर में। कौन से प्रेशर में? ट्रिगर प्रेशर से रिलेटेड था, पढ़ा था ट्रिगर प्रेशर। तो देखते हैं अपन क्या बोलते हैं उसमें, दाब विभव में, कि कोई कोशिका है। क्या है? कोई कोशिका। और इस कोशिका को हम जब अंतरप्राशन की क्रिया करवाते हैं, कौन सी क्रिया करवाते हैं? अंतरप्राशन। एग्जाम्पल ये है जल के अणु और इसमें हम लोगों ने डाल दी क्या? किशमिश। तो होगा क्या? अंदर की साइड में जल जाएगा, जल जाएगा तो ये क्या होगी? फूलेगी। फूलेगी तो बाहर की साइड में यानी कि इस पर सेल वॉल पर एक क्या लगाएगी? दबाव लगाएगी। उस सेल वॉल पर जो दबाव लगाएगी उसे हम लोग बोलते हैं कौन सा दाब? स्फीति दाब या ट्रिगर प्रेशर। कौन सा प्रेशर? ट्रिगर प्रेशर। क्या हो रहा है इसके अंदर? इसमें जल के अणु क्या हो रहे हैं? अधिक हो रहे हैं। ट्रिगर प्रेशर बोलेंगे। इस ट्रिगर प्रेशर के कारण कोशिका में एक दाब उत्पन्न होता है, या कोशिका में ट्रिगर प्रेशर के कारण कोशिका में एक विशिष्ट प्रकार का क्या उत्पन्न होता है? विभव उत्पन्न होता है। और उसी विभव को हम लोग बोलते हैं कौन सा विभव? दाब विभव। कौन सा विभव बोलेंगे उसे हम? दाब विभव। या हम लोग इसको कौन सा विभव भी बोल सकते हैं? स्फीति विभव। कौन सा विभव बोलेंगे? स्फीति विभव। कि एक पिचकी हुई कोशिका को यदि हम लोग अल्प पराश्रयी विलयन में रखें तो कोशिका के अंदर जल के अणु जाएंगे, यानी कौन सी क्रिया होगी? अंतःप्राशन। और उस अंतःप्राशन की वजह से सेल वॉल पर क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा। और इस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिगर प्रेशर। और इसी प्रेशर की वजह से कोशिका के अंदर एक विभव उत्पन्न होगा जिसे हम लोग बोलते हैं दाब विभव या स्फीति विभव। और इसे हम शो करते हैं साई पी से। किससे शो करेंगे? साई पी से। तो अब हम लोगों ने 3 प्रकार के विभव पढ़े हैं, जल विभव, पराशरणीय विभव और दाब विभव। यदि इन तीनों के मध्य का संबंध कोई पूछे, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार कि तीनों के मध्य में क्या संबंध है, तो संबंध क्या है भाई? साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी, यानी जल विभव बराबर पराशरणीय विभव प्लस कौन सा विभव? दाब विभव। एक बात याद रखना कि जल विभव ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक। पराशरणीय विभव की बात करें हम लोग तो पराशरणीय विभव भी क्या आ रहा है? ऋणात्मक आ रहा है। लेकिन स्फीति जो विभव है वो स्फीति विभव कैसा होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। ये तो बात हो गई इन मुख्य विभव के बारे में। और एक और है मैट्रिक्स विभव। मैट्रिक्स विभव, आध्यात्रिक विभव। मैट्रिक्स क्या है? आध्यात्रिक। पहली चीज तो ये कि पहले मैट्रिक्स होता क्या है, तो हम कहेंगे कि कोशिका जो है उसमें अंतःशोषण की प्रक्रिया पाई जाती है। किसकी प्रक्रिया पाई जाती है? कोशिका में अंतःशोषण की प्रक्रिया पाई जाती है। या फिर हम ये कहें कि कोशिका में जल अवशोषित करने के लिए, किसको अवशोषित करने के लिए? जल अवशोषित करने के लिए एक सतह होती है। क्या होती है? सतह होती है। उसी सतह को हम लोग क्या बोलते हैं?
मैट्रिक्स या आध्यात्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आध्यात्री बोलते हैं। और ये जो मैट्रिक्स है, आध्यात्री है, इसमें जो विभव उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? विभव उत्पन्न होता है, उसे ही हम कौन सा विभव कहते हैं? मैट्रिक्स विभव। कौन सा विभव? मैट्रिक्स विभव। लेकिन मैट्रिक्स जो विभव है, इस मैट्रिक्स विभव का पराशरण में कोई महत्व नहीं होता। पराशरण में इसका क्या नहीं होता? कोई महत्व नहीं होता। पराशरण में इसका कोई क्या नहीं होता? इंपॉर्टेंस नहीं होता। इसलिए इस मैट्रिक्स या आध्यात्री विभव को हम नगण्य मानते हैं। क्या मानते हैं? नगण्य, या फिर शून्य मानते हैं इसको। क्या मानते हैं? शून्य। क्लियर? जल विभव की बात की थी कि जल विभव क्या है, जल विभव की परिभाषा बताई। जल विभव के बाद में पराशरणीय विभव, विलय विभव, या फिर हम लोगों ने दाब विभव या स्फीति विभव के बारे में क्या की? बात की। और लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया मैट्रिक्स पोटेंशियल के बारे में कि कोशिका को अवशोषित करने के लिए, कोशिका जल को जो अवशोषित करती है उसके लिए उसमें एक सतह पाई जाती है जिसे हम मैट्रिक्स या आध्यात्री कहते हैं। और वो जो अवशोषित कर रही है जल, उस अवशोषित करने की वजह से उसमें एक विभव उत्पन्न होता है जिसे हम कौन सा विभव कहते हैं? मैट्रिक्स विभव। लेकिन इसका पराशरण में कोई रोल नहीं है, इसलिए हम इसको क्या मानते हैं? नगण्य या शून्य। मेन जो है वो है जल विभव, पराशरणीय विभव और कौन सा विभव? दाब विभव। क्लियर हुआ? चैप्टर कंप्लीट है। प्लांट फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर था, प्लांट वाटर रिलेशन, उसके जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम लोगों ने क्लियर कर लिए हैं। अब मैं आप लोगों में इसमें कुछ डिफरेंस दे रखे हैं ना, कुछ टॉपिक है ऐसे, उसके अंदर डिफरेंस पूछे, अंतर पूछे, उन अंतरों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। आप लोग बताएं कि सर ये प्रॉब्लम है। कोई सुझाव भी हो आप लोगों को कि सर ये समझ में नहीं आ रहा या थोड़ा सा तरीका चेंज करो, तो वो भी अपन देख लेंगे। थैंक यू सो मच।